हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल चंदन सर कुशीनगर में। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं नर जनन तंत्र के अंग को लेकर आया हूं, जिसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो इस नर जनन तंत्र के अंग को जानने से पहले सबसे पहले जानना जरूरी है जनन। तो जनन क्या है स्टूडेंट्स? किसी भी जीव के द्वारा अपने जाति या अपने जाति की संख्या को बढ़ाना, किसी भी जीव के द्वारा अपने ही समान जातियों को बढ़ाना या अपने ही समान जीवों को पैदा करना जनन कहलाता है स्टूडेंट्स। किसी भी जीव के द्वारा अपने ही समान संतान को उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है, जो संतान उत्पन्न करने की क्रिया है, उसे जनन कहते हैं स्टूडेंट्स। तो अब आता है नंबर की जनन के प्रकार कितने होते हैं। तो जनन के प्रकार दो होते हैं। पहला हो जाएगा लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, और दूसरा होगा स्टूडेंट्स अलैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन क्या है? तो लैंगिक जनन वह जनन है जिसमें दो नर और मादा आते हैं, और यह जनन की क्रिया तब पूर्ण होती है जब नर और मादा दोनों की कोशिकाएं आपस में मिलती हैं। इसके ठीक विपरीत अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन का मतलब इसमें नर और मादा की जरूरत नहीं है। यह ऐसा जनन है जिसमें नर और मादा के होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें नर और मादा के कोशिकाओं के मिलने की कोई जरूरत नहीं होती है, इसलिए यह अलैंगिक जनन कहलाता है। और लैंगिक जनन वह है जिसमें दो नर और मादा का होना आवश्यक है तथा उनकी कोशिकाओं का आपस में मिलना भी आवश्यक है। लैंगिक जनन में और अलैंगिक जनन में दोनों का लिंग अलग होता है। जो नर होते हैं उनका अलग लिंग होता है, और जो मादा होते हैं उनका अलग लिंग होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसी के आधार पे नर जनन तंत्र, मतलब जो नर होते हैं उनके जनन तंत्र के कौन कौन से अंग हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं अपने सभी विजिटर्स से कहना चाहूंगा कि मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। लिंगों के आधार पे नर के पास शुक्राणु और मादा के पास अंडाणु या अंडे होते हैं। तो मादा जनन तंत्र का वीडियो मैंने पहले से बना दिया है, आप उसे देख सकते हैं। तो आज हमें पढ़ना है नर जनन तंत्र के अंग, इसलिए नर जनन तंत्र के अंग को देखते हैं। सबसे पहले इस डायग्राम में देखें नर जनन तंत्र के क्या क्या अंग हैं। तो यहाँ सेमिनल वेसिकल, शुक्राशय, ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? शुक्राशय। ये जो भाग है ये है ब्लैडर, यानी हिंदी में इसको हम मूत्राशय कहते हैं। फिर अगला है यह जो शाखानुमा है, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि। फिर इसके बाद ये जो बाहरी आवरण बना हुआ है बाहर से पूरा, इसको बोलते हैं पेनिस यानी शिश्न। तथा इसमें जो यह मुख्य नलिका दिख रही है बिल्कुल बीच में, इस नलिका को यूरेथ्रा अर्थात मूत्र मार्ग कहते हैं। फिर इसके बाद से इधर देखें तो ये जो नली है इसको हम यूरेटर यानी मूत्र नलिका, मूत्र मार्ग कहते हैं स्टूडेंट्स। इसे हम मूत्र नलिका कहते हैं। इसके बाद से यहाँ ये जो लाइन है, ये जो नली है, इसको हम
वैस डिफरेंस कहते हैं, अर्थात हिंदी में शुक्र वाहिका कहते हैं। फिर ये जो गोल हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको हम टेस्टिस अर्थात वृषण कहते हैं, तथा ये जो बाहरी आवरण है जिसमें वृषण रखा है, इस वृषण वाले बाहरी आवरण को स्क्रोटम कहते हैं, अर्थात इसको हिंदी में वृषण कोश कहा जाता है। तो आइए एक एक करके हम सबको समझते हैं। नर प्रजनन तंत्र, नर प्रजनन तंत्र के लक्षण। तो नर प्रजनन तंत्र के लक्षण हैं स्टूडेंट्स की, इनमें 2 शुक्रवाहिकाएं पाई जाती हैं, शुक्रवाहिनियां पाई जाती हैं, 2 वृषण होते हैं। तो वृषण और शिश्न ही ऐसे 2 अंग हैं जो बाहर की ओर होते हैं, और बहुत अंग होते हैं जो अंदर होते हैं। दूसरा लक्षण है आवाज का भारी होना, गंभीर होना, शरीर पे बाल होना इत्यादि लक्षण है नर प्रजनन तंत्र के। मतलब आप इन लक्षणों से पहचान सकते हैं कि वह नर है या मादा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नर प्रजनन तंत्र के अंग में सबसे पहले हम देखेंगे वृषण। वृषण को देखेंगे सबसे पहले, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं स्टूडेंट्स। वृषण जो है एक थैले नुमा कोश के अंदर स्थित होता है। इसमें बहुत सारे जाल पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारी जाल बनी होती हैं, और इस जाल के अंदर बहुत सारे शुक्राणुओं का निर्माण होता है स्टूडेंट्स। अब इनके बनने के लिए शरीर का जो तापमान है, इस शरीर के तापमान से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम तापमान चाहिए, नहीं तो ये बन नहीं पाएंगे। वृषण जो है एक जोड़ी होता है और शरीर से बाहर निकला होता है। इसके अंदर कोशिकाएं होती हैं, जिससे एक ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का निष्कासन होता है स्टूडेंट्स। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जिसका स्राव इस वृषण में होता रहता है। नर के अंदर दाढ़ी, मूछ, बाल इत्यादि लाने का यही कारण है। इसके बाद से नंबर आता है अधिवृषण। अधिवृषण जो है स्टूडेंट्स, यह अधिवृषण है। यहाँ क्या होता है कि जो भी शुक्राणु होते हैं आकर यहाँ एकत्रित होते हैं, संग्रहित होते हैं, और यहाँ ये बड़े होते हैं तथा अपना आकार पूरी तरह से बनाते हैं, अर्थात परिपक्व होते हैं। इसके बाद नंबर आता है शुक्रवाहिनियां। शुक्रवाहिनियां एक ऐसी नली होती हैं जो अधिवृषण को शुक्राशय से जोड़ती हैं। अब ये जो शुक्रवाहिनियां हैं, इन शुक्रवाहिनियों को यदि काट दिया जाता है और नायलॉन के धागे से उसको बांध दिया जाता है, तो इसी कटाव को काट करके इसको बांध देने से नस को बंद कर दिया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नसबंदी बोलते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद नंबर आता है स्टूडेंट्स शुक्राशय। शुक्राशय क्या है स्टूडेंट? तो शुक्राशय एक थैलीनुमा संरचना होता है जो अपनी दीवारों से एक चिपचिपा पदार्थ का निर्माण करता है। ये जो शुक्राशय है
यह अपने दीवारों से चिपचिपा पदार्थ का श्रावण करता है, जिससे वीर्य जो होता है, वीर्य का अधिकांश भाग इसी से बनता है। ये जो शुक्राशय है वह शुक्राणुओं को गमन करने अर्थात आगे बढ़ने के लिए भी सहायता प्रदान करता है। इनको आगे बढ़ाने में भी शुक्राशय जो है सहायता प्रदान करता है। इसके बाद हमारा जो नंबर है वो क्या है, प्रोस्टेट ग्रंथि। तो स्टूडेंट्स, प्रोस्टेट ग्रंथि जो है यह मूत्र मार्ग के चारों ओर होता है। यहाँ आप देखें, ये जो मूत्र मार्ग है इसके चारों तरफ ये फैला होता है और इसमें से भी जो ग्रंथ निकलती है, इसमें से भी एक प्रकार की ग्रंथ निकलती है जो शुक्राणुओं को आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करता है। और एक बात जान लें कि जनन की क्रिया के द्वारा जो वीर्य निकलता है उससे जो गंध आती है इसी प्रोस्टेट ग्रंथि के कारण ही आती है। अब इस प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट के नीचे एक मटर के दाने के जैसा होता है, इसको भी काउपर्स ग्रंथि कहते हैं। इसमें से एक क्षारीय पदार्थ निकलता है जो मूत्र में पाए जाने वाले जीवाणुओं को मारता है। यह जीवाणुओं को मारता है और संक्रमण को समाप्त करता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मूत्र में पाए जाने वाले सभी जीवाणुओं को मार देता है और किसी भी तरह के संक्रमण को नहीं रखता है, संक्रमण को समाप्त करता है। मूत्र मार्ग जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इसका कार्य भी यहाँ से यहाँ तक है। क्या कार्य है इसका? संक्रमण को समाप्त करना, जीवाणुओं को मारना और मूत्र को बाहर निकालना। फिर अगला नंबर जो है वह आता है शिश्न। तो शिश्न क्या है? यह स्पंजी ऊतक से बना होता है। यह जो है शिश्न स्पंजी ऊतक से बना होता है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि यह संवेदनशील भी होता है। जैसे ही मनुष्य अपने अंदर किसी तरह के सोच को रखता है तो उसके सोचने मात्र से इसके अंदर रक्त का जो संचार होता है बढ़ जाता है और ये सख्त बन जाता है, कड़ा बन जाता है। इसमें होता क्या है कि एक होती है धमनी और दूसरा होता है शिरा। धमनी से शुद्ध रक्त जो है, शुद्ध खून जो है आता है और शिराओं से जाता है, किंतु धमनी से रक्त आता तो है लेकिन शिराओं से वो रक्त जा नहीं पाता है। यही कारण है कि यह क्या हो जाता है, कठोर बन जाता है। यदि शिराओं से रक्त निकल जाता तो यह कठोर नहीं बनता। इसका जो कार्य है, वीर्य को या शुक्राणुओं को मादा के जनन अंग में, मादा की कोशिकाओं में छोड़ना होता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार मैंने नर जनन तंत्र के अंगों को आपको बताया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा। तो फिर मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।